नमस्कार, इलेक्शन कैफ़े में आपका स्वागत है। ये आज दूसरा शो है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये शो शुरू किया गया, जिसमें हर दिन हम अलग अलग राजनीतिक विषयों पर कैफ़े में आकर बातचीत करेंगे। आज के मेहमान हैं सुमित अवस्थी जी और मनोरंजन भारती जी, और हमारे परमानेंट दोस्त और साथी इस शो के पुण्येंदु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज औपचारिक तौर पर अगर शो की बात करें तो हम लोग बात करने वाले बिहार की राजनीति पर, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जो बिहार की राजनीति में उठापटक शुरू हुई है, उस पर जो बयानबाजियां हैं वो अभी तक चलती ही जा रही हैं। उसी का एक बयान है जो नीतीश कुमार पर प्रशांत जी ने बयान दिया है। प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो नीतीश का डाउनफॉल जो शुरू हुआ है, अगले चुनाव तक उनका दावा है कि 20 सीट उनकी आएगी, अगर उससे ज़्यादा आ गई तो संन्यास ले लेंगे। ये बहुत बड़ा एक वादा है, मतलब बहुत बड़ा एक दावा है। ये सेम ऐसे ही दावा है जैसा उन्होंने ममता बनर्जी के समय किया था कि भाजपा 2 अंकों में सिमट जाएगी, नहीं तो वो काम छोड़ देंगे। वो सच साबित हुई। तो क्या अभी भी माने कि वो सच साबित होगा और नीतीश कुमार समझ जाएंगे 20 पे? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के बारे में आपको ये कहना होगा कि जो काम वो करते हैं उस काम को वो जानते हैं, और प्रशांत किशोर ने इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी दिया है। उन्होंने कहा कि यही नीतीश कुमार जो है 2010 में 200 से ज़्यादा एमएलए लेके आए थे, और आज के दिन में देखिए गठबंधन के साथ, हाँ गठबंधन के साथ ही, मतलब हमेशा गठबंधन के साथ रहे। और 2020 में यानी 10 साल में वो आंकड़ा घट के उनका जो है अकेले का घट के 43 पे आ गया। 43 पे आ गया। अब प्रशांत किशोर ने जो कहा है, उनका ये कहने के पीछे ये तर्क है कि आज के दिन सबसे ज़्यादा बिहार में क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता जो है वो नीतीश कुमार की कम हुई है। और उन्होंने ये भी कहा है प्रशांत किशोर ने कि ये नीतीश कुमार एक बार फिर पलटेंगे लोकसभा चुनाव के बाद। और एक तरह से धीरे से प्रशांत किशोर ने यह भी इशारा कर दिया है कि इसका खामियाजा बीजेपी को भी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, यानी आरजेडी अच्छा करने वाली है। सुमित सर, एक चीज इसमें आप जोड़ दीजिए, ये आखिर में छटपटाहट प्रशांत किशोर को क्यों है ज़्यादा, क्यों उनको क्यों बुरा लग रहा है कि नीतीश कुमार गए? क्या जो अभी तक वो पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं स्वराज यात्रा के जरिए, कहीं ना कहीं वो राजनीति उनको बदलनी पड़ेगी? क्योंकि अभी तक वो आरजेडी को अटैक कर रहे थे बहुत, क्योंकि आरजेडी गवर्नमेंट में थी। नीतीश कुमार को थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, अब उनको अटैक करना पड़ेगा नीतीश कुमार पर, ये कारण है? नहीं, मैं 100% आपसे सहमत नहीं हूँ। प्रशांत किशोर जो करते हैं ना, वो अपने पैर बिहार की राजनीति में जमाना चाहते हैं। वो उनके पास देखो, एक तो उम्र उनके साथ है, वो केवल 44-45 साल के हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है उनको, प्लस उनके पास अनुभव है राजनीतिक का, चुनाव लड़ाने का, चुनाव जिताने का। नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे की सफलता उनके पास है, ममता बनर्जी की सफलता उनके पीछे है, कांग्रेस उनके साथ जुड़ना चाहती थी, बहुत सी सफलता उनके साथ है, अमरिंदर सिंह। हाँ, तो ऐसे में अगर वो कुछ बात कह रहे हैं तो उसका कोई मतलब है। मैं यहाँ तक मानता हूँ कि प्रशांत किशोर ने बीते 1.5 साल में नीतीश कुमार पर जम के हमले किए हैं। नीतीश कुमार ने अगर हमले प्रशांत किशोर ने अगर हमले कहीं कम किए हैं तो वो बीजेपी है। वो बीजेपी को हमेशा एक अपने सेफ डिस्टेंस पे रखते हैं। अब वो क्यों रखते हैं? क्या नरेंद्र मोदी के साथ उनका सॉफ्ट कॉर्नर है? बिहार में कई लोग निजी बातचीत में या ऐसे चाय पान दुकान में बोलते हैं, अरे ये तो बीजेपी का बी टीम है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो ब्राह्मण मूलतः वोटर माना जाता है बीजेपी के साथ वाला, तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका कहीं ना कहीं दिखता है बीजेपी को लेकर। प्रशांत किशोर के मामले नहीं, मैं इसमें ये है, ठीक है उनकी बीजेपी से नजदीकियां रही हैं। 2014 के चुनाव के रणनीतिकार थे वो, जिस तरह से उस समय जो सीएजी था, लेकिन अभी के हाल फिलहाल में अगर वो देखें तो बार बार कह चुके हैं कि उनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के करीब है, और वो चाहते भी थे कांग्रेस की रणनीति की कमान वो लेना चाहते, लेकिन में गांधी का फोटो लगाते रहे। वो वैचारिक तौर पे वो कांग्रेस के नजदीक खुद को पाते हैं, वो बोलते हैं बाकायदा, और बीजेपी के लिए भी वो हमलावर रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन सवाल ये है कि वो जो कांग्रेस में की रणनीति का मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट अपने हाथ में लेना चाहते थे, कांग्रेस के नेताओं को शायद वो बात पची नहीं थी, इस वजह से वो उनका समझौता नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने दरवाजे खुले रखे हैं। अब बाबा जो हम बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार की, अब सवाल ये उठता है बाबा, आपने बोला तो कांग्रेस की बात बोली तो एक बार मैं बोल देता, मेरा आजकल मानना ये है कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं रह गई है, वो फ्री थिंकर्स का जमावड़ा हो गई है। तो वहाँ पे राहुल गांधी और प्रशांत किशोर के बाद क्या जाने के बाद राहुल गांधी ने कुछ जर्नलिस्टों को बुला करके बातचीत की थी, तो हम सब लोगों ने उनसे पूछा था, उन्होंने बोला हमारे पार्टी में कुछ इतना जल्दी डिसाइड नहीं होता है, बहुत सारे व्यू है और बहुत सारे लोगों को हमें एकोमोडेट करना पड़ता है, इसलिए प्रशांत किशोर चले गए। तो बाबा जो सवाल अगला था कि प्रशांत किशोर का जो दावा है कि नेक्स्ट इलेक्शन में 20 सीट नहीं क्रॉस कर पाएंगे, अदरवाइज वो अपना काम छोड़ देंगे।
एक ऐसी पार्टी जिसका एक बेस वोट 20% के आसपास रहा है। जब 2014 में वो अकेले भी लड़े थे तब भी वो इतना कम उनको वोट नहीं आए थे। ठीक है, अकेले लड़े थे, सीटें उतनी नहीं आई। 20% सिर्फ जेडीयू का 20% का उनका एक बेस वोट है जेडीयू का जेडीयू का। नहीं करेक्ट मैं 14 में एग्जैक्ट नहीं था इतना, लेकिन उनका जो आंकड़े अगर बात करें, आंकड़े सर ये हैं कि इस पे बोलिए माइक पे सब लोग सुन पाए। आपके पास भी है एक पेज हमने दिया है। आंकड़े सर ये कहते हैं कि 2005 में जब जेडीयू पहली बार लड़ी थी तो 14% था उसका, फिर क्योंकि 5 में 2 बार हुआ था, फरवरी और नवंबर में। नवंबर में 20% हो गया, फिर 2010 में वो 22% हो गया, 15 में वो 16% हो गया और 20 में वो 15% हो गया। लगभग 15 से 20% उसके पास एक है वोट शेयर। उनका एक कोर बेस वोट जिसको हम कहते हैं वो है। तो वो पार्टी अचानक से कैसे ही अगले चुनाव में खिसक के बिल्कुल निचले दर्जे पे चली जाएगी? क्या उनको लग रहा है कि जेडीयू का जो बसपा का हाल हुआ यूपी में वैसा ही कुछ अब जेडीयू का बिहार में होने वाला है? क्या नीतीश का जो कोर वोटर है वो उनका साथ छोड़ने वाला है? बाबा, आप तो बिहार को बखूबी समझते हैं, आपको क्या लगता है कि उनका जो कोर वोटर उनका साथ छोड़ देगा नीतीश का? ये बात तो तय है कि अभी आज के दिन में यदि आप देखें तो नीतीश कुमार की जो है क्रेडिबिलिटी काफ़ी डाउन हुई है। लेकिन नीतीश कुमार ने इतने सालों की राजनीति में अपने लिए अपना एक वोट बैंक क्रिएट किया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओबीसी को डिवाइड किया, समझ गए, और मोस्ट बैकवर्ड क्लास लेकर आया, उन्होंने दलित को भी डिवाइड किया, महादलित बना दिया उन्होंने, और जो कर्पूरी फार्मूला था उसको एक तरह से रिपीट किया उन्होंने, शराबबंदी करके महिलाओं के एक मुश्त उनको वोट मिले। ये सारे वोट हैं। लेकिन बिहार की राजनीति आप हमेशा देखेंगे ना, उलट चलती है, समझ गए आप। तो वो इस बार क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं कि जो इतनी बार पलट जा रहे हैं, वो शायद बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने जो एमबीसी और महादलित की बात की बाबा, ये आज से 10 साल पहले तक की राजनीति बहुत अच्छी चल रही थी। अब बिहार में छोटी छोटी कई पार्टियां हो गई हैं, जैसे मांझी साहब की पार्टी, जैसे उपेंद्र कुशवाहा का एक धड़ा है, जैसे मुकेश सैनी की पार्टी, सानी की पार्टी है। ये धड़े अब इसमें इनरोड्स बना रहे हैं और ये धड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब केवल इस दम पर ये कह देना कि नीतीश कुमार का जो आप देख रहे हैं 22% से 14% पे आ गया, उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ये जो उनके ईबीसी और एमबीसी और महादलित के जो हिसाब किताब है, ये लोगों पर बीजेपी ने अपनी सेंधमारी शुरू कर दी है। बीजेपी के लिए, इसीलिए बीजेपी पिछली बार चुनाव लड़ी और 39 सीटें जीती 40 में से लोकसभा में, जो उनका अलायंस था एनडीए का, और उसको हमको इग्नोर नहीं कर सकते, उसमें इन लोगों का रोल था। मेरा ये मानना है नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर, जो आपने कहा ना अश्विनी की 20 सीटें आएंगी जो प्रशांत किशोर का दावा है, मुझे ऐसा लगता है कि 15 के चुनावों में जब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास ये आए हैं कि भाई हमारी सरकार बचा लो, तो बीजेपी ने इनकी सरकार बचा ली, इनका काम चल रहा है, बीजेपी को फायदा है। आप 15 के चुनाव के बाद अगर ये 45 में से फिर 30, 35, 39 सीटें जीत लेते हैं तो नीतीश कुमार बीजेपी के लिए नगण्य हो जाएंगे। नीतीश कुमार का आप वही हाल देख सकते हैं जो मुझे जिस बात की आशंका है, मैं आशंका शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, जो शिवसेना का हुआ था, जो एकनाथ शिंदे फैक्टर खेला था महाराष्ट्र में, वो एकनाथ शिंदे क्या जेडीयू के अंदर कोई तैयार हो रहा है? वो कौन सा नेता था? वो 3 बड़े नेता जो जिनके बहुत करीबी हैं, जो दिल्ली आकर डील करके गए 22, 23, 24 तारीख की जनवरी को, क्या वो जेडीयू के एकनाथ शिंदे होने वाले हैं? ये बहुत दिलचस्प चीज़ है। और एक बार एकनाथ शिंदे हो गए तो इनकी पार्टी के पास केवल 45 विधायक हैं। आपको केवल कितने तोड़ने? 15, 16, 17 तोड़ने हैं और खेल खत्म हो जाए। एक चीज जो पुण्येंदु जी ने कहा कि क्या बसपा जैसा हाल होगा? पहला सवाल, क्या बसपा इसलिए हाल होगा कि मायावती बिल्कुल ग्राउंड पे जाना बंद कर दिया, जनता से कनेक्ट खत्म हो गया? पहला ये सवाल क्या कि बसपा ऐसा हाल होगा। दूसरा, नीतीश कुमार के साथ जो जुड़ता है, जो भी उनका खासम खास बनता है, वो विदाई ले लेता है। ये क्या राज है सर इसका? चाहे अभी लल्लन जी को ले लीजिए, उससे पहले चाहे मंत्री जो रंजन थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। छोड़ते क्यों है? होता क्या है कि सब छोड़ देते हैं? देखिए, नीतीश कुमार ऐसे पॉलिटिशियन है ना, वो किसी पर पूर्ण विश्वास करते नहीं है। वो अपने साय से पर भी उतना विश्वास नहीं करते हैं। अभी लालू ने कहा कि पेट में दांत है, पेट में दांत है। उन्होंने कहा कि घुटने के नीचे जो है वहां से बुद्धि शुरू होती है उनकी। तो वो यही वजह। अब जो बात सुमित ने कही, इस बात में काफी दम है। अब कोयरी की जो पार्टी हो गई, कुशवाहा की पार्टी हो गई, उपेंद्र कुशवाहा, उसके नेता अभी एक छत्र माने जा रहे थे, बीजेपी ने अपना एक नेता वहां पे लगा दिया, सम्राट चौधरी को लगा दिया। सहनी जो मलाह की पार्टी, मलाह बहुत है, आपको मालूम है बिहार में। सहनी जो निषाद, जिसको आप यूपी में कहते हैं, वो हम लोग सहनी कहते हैं उसको। मुकेश सहनी हो गई। 2 प्रमुख जो है वो दलित जो है वोट बैंक है, एक पासवान है और एक मांझी है, दोनों के अपने नेता है।
अब सब जो है यहाँ पर जेडीयू बीजेपी के साथ है। अगले लोकसभा चुनाव में क्योंकि 17-17 यदि बांटेंगे तो सीटें कम 6 बचेंगी। अब वहाँ लालू यादव अपनी थैली खोल के बैठे हैं, सीटों की थैली। यदि वो उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट दें, मुकेश सहनी को भी सीट दें, बाकी को भी सीट दें, तो क्या समीकरण बन सकता है, ये एक देखने लायक बात। नहीं, उसमें बाबा एक चीज ये जो है, जो सुमित जी कह रहे थे कि जो जेडीयू का ऑफर बीजेपी ने एक्सेप्ट किया है, मींस जेडीयू एक तरह से रिक्वेस्ट कर रही थी। हाँ बिल्कुल। आपने कहा कि 2024 के बाद चीजें बदल जाएंगी। अगर जैसा कि आपने बताया कि 17-17 सीट दोनों लड़ते हैं और वैसा ही परफॉर्मेंस लास्ट रहता है, तो 17 नहीं मिलेंगी, तो या तो इस बार 17 नहीं मिलेंगी, जेडीयू को नहीं मिलेंगी। आपकी बात सही है कि ये इन्होंने रिक्वेस्ट किया और बीजेपी ने इनका ऑफर एक्सेप्ट किया, तो उसने बीजेपी ने भी बार्गेनिंग की, भाई सीएम दे रहे हैं तो लोकसभा में हम ज्यादा सीटें लेंगे। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछली बार 17 लड़े थे, 16 जीते थी और उसने 17 की 17 जीते थे दोनों, इसलिए। नहीं वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना कि क्योंकि ये गए मदद मांगने के लिए, जैसा कि बीजेपी ने दावा किया, बाकायदा मंच पे सम्राट चौधरी ने बोला, तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज इनको करना पड़ेगा। और बीजेपी को अकोमोडेट करने के लिए इस बार ज्यादा लोग हैं उनके पास। पासवान की पार्टी में 2 फैक्शन हो चुके हैं, चाचा भतीजे। वो जो चाचा हैं वो अपनी और अपने बेटे प्रिंस पासवान दोनों सिटिंग एमपी हैं, दोनों के टिकट जाएंगे। उसके अलावा 1-2 सीटें और भी मांग रहे होंगे वो, उनको भी एडजस्ट करना है। तो चाचा जाएंगे राज्यसभा, मैं बताता हूँ ये आप बताइए। चाचा जाएंगे राज्यसभा, और तो चाचा की पार्टी बीजेपी रहेगी कि अपनी जो एलजेपी है उसी में रहेंगे? वो कुछ बीजेपी कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए, मर्ज जाए ना। हाँ, मर्ज हो जाए और चाचा को राज्यसभा भेज दिया जाए और बाकी चिराग से डील कर लिया जाए, क्योंकि उसके पास 6% वोट तो उसी का है ना भाई। अभी तक टेस्ट तो हुआ नहीं है कि पशुपति पारस के वोट है या नहीं है, तो इस लिहाज से वहाँ पर बीजेपी डील करने में लगी हुई है। लेकिन फिर भी ये सवाल बना हुआ है, नीतीश कुमार का अगला भविष्य क्या होगा, क्या पॉलिटिकली। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ। आप बिहार को समझते हैं, आप क्योंकि छोटी पार्टियों पे आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? क्या उनको एक टिकट देगी बीजेपी उस अलायंस में? उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि अब कुशवाहा समाज से तो सम्राट चौधरी आ गए हैं, उनको पेश कर दिया है। क्या बीजेपी ये जानते हुए भी कि उनकी पार्टी में कुशवाहा समाज का यंग नेता है, वो एक बुजुर्ग को टिकट देना चाहेगी? अब देखिए यहाँ पर स्थिति जो आपने सही कहा, उपेंद्र कुशवाहा के लिए स्थिति थोड़ी जो है वो वल्नरेबल वाली हो गई है। उनका चेहरा भी बता रहा था, क्योंकि अब बीजेपी ने दांव खेल दिया, एक कोई नेता को आगे बढ़ा दिया है। अब वो क्या वहाँ पे रहेंगे, उसको लालू यादव कितनी सीट ऑफर करते हैं, क्योंकि उनको मंत्रिमंडल से भी इसलिए हटाया गया था, जब आपको याद होगा दिल्ली में मंत्री थे, उसके बाद वो महागठबंधन में गए थे। लेकिन जो नीतीश इतनी अल्टी पल्टी मारते हैं ना कि दूसरे का गणित भी खराब कर देते हैं। सर इसमें एक चीज़ ये आप बात करना है कि 2020 का जो विधानसभा हुआ उसमें यादवों का एक मुश्त वोट आरजेडी और महागठबंधन को पड़ा, मतलब 85%, 83% यादव ने वोट किया और 5% ने एनडीए को किया। ठीक है, आपके पास भी। इसमें अदर जो बैकग्राउंड है, मतलब अदर ओबीसी है या ईबीसी की बात करें, तो उन्होंने 18% ने सिर्फ महागठबंधन को वोट किया और 58% चले गए एनडीए के पास। और हम देख रहे हैं कि अधिकतर सिर्फ यादव को छोड़कर सब ने महागठबंधन को वोट किया था। लेकिन उसके बावजूद भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रही। तो क्या सिर्फ यादवों के वोट कहा जा सके कि प्रमुख यादव का ही वोट है जो आरजेडी को जिता रही है इस बार भी? देखिए, ये तो फैक्ट है, हमको नहीं भूलना चाहिए। आरजेडी की ताकत यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन ही है, और इसीलिए लेकिन हमको एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इस पूरे 3 दिन का जो विवाद चला जेडीयू का, नीतीश कुमार के निकलने का, इसमें आरजेडी की प्रतिक्रिया बहुत संभली हुई है। तेजस्वी को अभी उनको बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन जो उनका पहला रिएक्शन आया वो कहीं ना कहीं लॉन्ग इनिंग की पारी खेलते हुए दिखाई दिया। मुझे लगा कि तेजस्वी यादव जो हैं वो जल्दबाजी में नहीं, उनको लगा कि उनके पास 25 का चुनाव है, उनको 25 के चुनाव के लिए मेहनत करनी है, क्योंकि 24 के चुनाव में तो राहुल गांधी का चुनाव है। अगर ये अच्छा लड़ा तो ये कोई बड़ा नेता प्रधानमंत्री बनेगा, तेजस्वी को तो नहीं बनना है, लालू को तो बनना ही नहीं है। तो उनकी लड़ाई 25 के लिए, तो 25 के हिसाब से वो पत्ते खेल रहे थे, और बहुत ही संयमित तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार की आलोचना भी की, आगे भी करेंगे, पर साथ में उनका सम्मान भी देते रहे। एक चीज जो मुझे बड़ी पॉजिटिव लगी, उन्होंने बड़े अच्छे से काम गिनाए कि जो काम हुए बीते 1.5 साल में वो हमारे मंत्रालयों ने किए। नौकरी मिलने की बात, टूरिज्म मिनिस्ट्री की टूरिज्म पॉलिसी की बात, आईटी पॉलिसी की बात, शिक्षा मंत्रालय किसके पास था, स्वास्थ्य विभाग में जो काम हुआ, तो ये तमाम चीजें उन्होंने गिनाने की, हाँ, मतलब क्योंकि उनको क्रेडिट नहीं दिया, ये भी फैक्ट है। नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात कर रहे थे तो वो दिखा हुए कि भाई वो क्रेडिट लेने की
तो ये यंगस्टर्स के बीच में पैठ बनाना और यादवों के बाहर अपने वोट बैंक को एक्सपैंड करना, जो बात आप पूछ रहे थे, वो कोशिश में मुझे दिखे तेजस्वी। और कामयाब होंगे कि नहीं बाबा बाबा इसमें जोड़ दीजिए। और यही बात 18% है, मुस्लिम 18% है, ओबीसी 27% है। ओबीसी में भी कई भाग हैं, कोई नीतीश के साथ है, कोई भाजपा के साथ, कोई कांग्रेस के साथ। तो वहां से भी अगर मान लीजिए 15 या 20% में बचा, तो ये कॉम्बिनेशन तो मैच नहीं करता सिर्फ जिताने के लिए, और भी तो जातियां उनको चाहिए होंगी। और भी जातियां चाहिए होगी। उसका जवाब जो है वो सुमित ने अपने बात में कह दिया कि तेजस्वी 2.0 एकदम बदले हुए हैं। तेजस्वी ने इस बात से शुरुआत की कि जिस मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसा क्या ये अपने घर से लाएगा, हालांकि उन्होंने बाप शब्द का यूज किया था, वो बात नहीं बोला, लेकिन उसी आदमी से हमने नियुक्ति पत्र बंटवाए। ये बड़ी बात, ये बड़ी बात बोली है। और कभी भी इस सरकार में अभी जो चल रही थी आरजेडी से, कोई आपको यादव उत्पात का आपको घटनाएं देखने को नहीं मिली। क्योंकि होता क्या है कि यदि जहां कहीं भी बिहार यूपी में यादव पावर में आते हैं ना, अदर बैकवर्ड भाग जाते हैं। ये सपा पे भी आरोप लगता है और ये जेडीयू पे, ये आरजेडी पे भी लगता है, लेकिन इस बार नहीं होने दिया। और वही बात जो है प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ये जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन बिखर जाएगा और इसकी कीमत विधानसभा में बीजेपी को भी चुकानी पड़ेगी। इसका मतलब एक लीडरशिप तैयार हो गई है कि नेक्स्ट जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी की ये हिम्मत नहीं है कि वो नीतीश कुमार, जैसे 2020 में नीतीश कुमार को चेहरा बनाया था, तो बीजेपी कभी नहीं तैयार होगी कि नीतीश कुमार चेहरा बने, क्योंकि उनका कहना है अगर नीतीश चेहरा बने तो जेडीयू तो साफ ही हो रही है, बीजेपी को भी उसका भारी नुकसान है। दिक्कत ये था लोकल यूनिट में काफी ज्यादा रिजेंटमेंट है। आज भी नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह जैसे जो नेता हैं ये खुश नहीं है। ये अभी भी चाहते हैं कि वहां पे इनके साथ अलायंस नहीं होना चाहिए। अभी तक बिहार सेंट्रल लीडरशिप ने इंटरवीन किया। अभी तक बिहार में बीजेपी की दिक्कत ये रही कि नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा था और साथ में वो सुशील मोदी को रखते थे और कोई लीडरशिप तैयार ही नहीं हुई। आपके पास कोई ऐसा नेता नहीं था जिसको आप मुख्यमंत्री के रूप में बना सकते थे, इसलिए घूम फिर के आप नीतीश कुमार के पास जाते थे। इस बार पहली बार एक जमीन पे काम करने वाला व्यक्ति जो 6 साल पहले पार्टी में आया है, जो आरजेडी को स्प्लिट कर चुका है एक बार, सम्राट चौधरी, उसको आपने आगे कर दिया कि ये हमारा फ्यूचर है, जैसे बाकी राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो पहली बार बीजेपी की तरफ से एफर्ट हुआ है कि ये हमारा फ्यूचर लीडरशिप है और इसी के साथ हम आगे जाएंगे। और अगली बार यदि जेडीयू के साथ भी होता है तो बीजेपी जो है नीतीश कुमार के लिए या जेडीयू के लिए सीएम का पद नहीं एक चीज बताइए बाबा, क्योंकि आप बिहार से आते हैं, बिहार में कास्ट की राजनीति एक सच्चाई है ना, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, और बीजेपी ने इसीलिए बुरा अलायंस किया नहीं है। हाँ, कास्ट की। और सबसे बड़ी बात यही वजह है कि आज के दिन भी नीतीश कुमार के बीजेपी के जाने के बावजूद भी कोई कमनल नहीं कहा। हाँ बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि जब सम्राट चौधरी जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, जो कि ईबीसी में आएगा, ओबीसी में आएगा, जहाँ कहाँ आता है, ओबीसी में आएगा, उस कुशवाहा समाज के लोग सम्राट चौधरी को अपना नेता मानते हैं। क्या पूरी की पूरी बीजेपी, जिसके पास कायस्थ है, जिसके पास ब्राह्मण है, जिसके पास ठाकुर है, भूमिहार है, क्या वो मानेंगे सम्राट चौधरी को नेता? देखिए, अब मुझे लगता है बिहार की राजनीति में अब ये सच्चाई हो गई है कि जो कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा ना, वो ओबीसी ही बनेगा। ये एक सच्चाई जो है, कभी नहीं बन सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई उतना बड़ा कद का नेता हो जाए जो आगे फ्यूचर में तैयार हो। इसलिए आपकी बात सुन के प्रशांत किशोर परेशान हो जाएंगे। आपने कहा प्रशांत किशोर, लालू यादव के समर्थक इस बात के लिए वो कहते हैं कि इसका क्रेडिट लालू यादव को जाता है कि उन्होंने जो बिहार की पॉलिटिक्स चेंज की, उस वजह से उसके बाद से कोई जनरल कास्ट का जो है वो आपकी बात में जोड़ दूं कि प्रशांत किशोर के लिए आपने बोला ना, वक्त भी है, पढ़ा लिखा भी है, हो सकता है ब्राह्मण समाज से आते हैं, हो सकता है अपना कद इतना बड़ा कर ले और इलेक्शन जीत जाए एक बदलाव के नाम पे, तो हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं। ये जो बात हो रही थी ना कि ओबीसी ही पॉलिटिक्स में वहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगा, हमने देखा जैसे महाराष्ट्र पे आपने शो किया, महाराष्ट्र में भी ये देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब महाराष्ट्र बना तो ओबीसी लीडर्स थे बहुत सारे, और महाराष्ट्र में सच्चाई कि ओबीसी और दलित अच्छी पॉपुलेशन है वहाँ पे, काफ़ी अच्छी, दलित का मूवमेंट वहीं से निकला, सबसे बड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ मराठा ही बनता है। उसी तरीके से आप बिहार चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, वहाँ हर जातियाँ इतनी होती हैं, लेकिन वो एक पावरफुल फैक्टर हो गया। जैसे यूपी में यादव मुसलमान बना के वहाँ पे अदर कास्ट की कोई वैल्यू नहीं रह चुकी है, क्योंकि यादव आते, सपा आया तो यादव का वर्चस्व आ जाता है, और मायावती आती हैं तो दलित आ जाता है। वैसे ही बिहार में चले, ये जो जातियों का वर्चस्व है ये क्यों बढ़ता जा रहा है? पहले नहीं था इतना। नहीं, नीतीश की जाति मजबूत नहीं है। हाँ, तब भी है वो 4-5% है। बिल्कुल बाबा वो छवि पे जीते हैं ना, छवि पे चुनाव जीतते हैं। नीतीश कुमार ने ऐसी
ऐसी अपनी छवि बनाई है ना, जैसा मैंने कहा ना, बीजेपी के पास साथ चले गए कोई नहीं बोलता कम्युनल है, लेकिन वो सुशासन बाबू की छवि बनाई, क्योंकि जो लालू यादव के 15 साल के राज के बाद आपने एक ईंट भी लगा दी तो बोला कि ये काम कर दिया, काम किया। बिहार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो बाबा उन्होंने अपनी जो पहली 2005 से 2010 की जो सरकार थी, बेस्ट सरकार थी वो। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार का बेस्ट टेन्योर जो था वो पहला टेन्योर को लेकर जो काम किया था वो उस वजह से बहुत क्रेडिट गया था उसको, और वो एक उसके बाद बदलाव था बनना शुरू हुआ, सड़कों को लेकर के और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्योंकि जैसा लोग बताते हैं कि पहले स्टेशन से घर जाने में रात को लोग डरते थे। मैं लोग बाग पकड़े जा रहे थे, रातों रात मुकदमे हो रहे थे और तुरंत सजा हो रही थी। बड़े बड़े कद्दावर जो दबंग बाहुबली जिसको आप कहते हैं, वो सब जेल की सलाखों के पीछे गए। लेकिन मुझे लगता है कि जो इतना बड़ा नेता था बिहार का, मतलब मैं उनको बहुत ऊंचा अव्वल दर्जे पे रखता था नीतीश कुमार को बिहार के नेताओं में अगर बात की जाए। लेकिन बीते 5-7 साल की राजनीति में ना मुझे अचानक से पता नहीं क्या हुआ उनको, क्यों वो ऐसे हो गए हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो मतलब ऐसी क्या सत्ता से प्रेम है, क्यों आप विपक्ष में नहीं बैठ सकते हैं, क्यों आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही बैठना है, क्या आपके मुझे नीतीश कुमार की क्या अंदर ये कमजोरी है पूर्णेंदु, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ कि उनके पास उन्होंने सेकंड रंग की लीडरशिप तैयार नहीं की, क्या ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है? अगर आज मैं आपसे पूछूं नीतीश कुमार नहीं तो कौन जेडीयू में? कोई नहीं। नहीं, वो बात देखिए, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को अच्छे से जानते हैं, उनको ये पता है कि एक बार हमने अगर बीजेपी को यहाँ सत्ता दे दी बिहार में, तो हमारे दोबारा आने के रास्ते बहुत मुश्किल हो। एक तो उनका एज फैक्टर भी हो गया है दोबारा, क्योंकि बीजेपी आप देखिए कि जिन राज्य, क्योंकि रिपीट गवर्नमेंट करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं 15-15 साल बेस पे जीत के आ रहे हैं। ऐसे हरियाणा में भी आपने देखा कि बीजेपी का कोई बहुत अस्तित्व नहीं था, लेकिन 14 में जीते, उसके बाद 19 में भी उन्होंने रिपीट किया। ठीक है, उसमें थोड़ा उनको सहयोग लेना पड़ा, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स वो सत्ता के साथ, और खासकर जो नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, सत्ता का कैसे यूज करना है पॉलिटिक्स में और खुद को कैसे टिकाए रखना है, इसका एग्जाम्पल मोदी से बड़ा कोई नहीं। और जो आपने कहा कि क्यों नहीं तैयार की, तैयार तो किया था, प्रशांत किशोर को उपाध्यक्ष बनाया था, फिर विश्वास ही नहीं करते हैं ना, विश्वास ही, मैंने कहा ना, अपने परछाई से विश्वास नहीं करते हैं, हर बार कोठरी बदलती रहती है। और आज के दिन 5 लोग हैं, 5 में इस बार 3 एक साइड हो गए कि नहीं साहब बीजेपी के साथ जाना चाहिए, तो बीजेपी के साथ चले गए। ये हालत, वो बहुमत अगर आरजेडी के साथ हो तो वहीं रहते हैं। बाबा एक चीज बताइए, खत्म करिए। नहीं एक चीज बस ये तो खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एनडीटीवी का कैंपेन भी है फर्स्ट टाइम वोटर, और सब लोग बात करते हैं वोटर्स की बात करना। हाँ बिल्कुल, हम कितना भी बात कर ले, 3 महीने बाद सब जाके अपने हाथ में उंगली पे स्याही लगवाएंगे, लेकिन यहाँ स्याही लगवाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि चुना मैंने आपको मुख्यमंत्री बन गई है। तो बिहार के लिए आप ये बताइए कि बिहार को, जनता को एक कम से कम बात तो बता दें, संदेश दे दें कि क्या उनके वोट की कोई वैल्यू बची है आज के समय, क्योंकि लोकतंत्र ना बदलता ही जा रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार। ये ना ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है अलग से डिबेट करने का कि भाई वोट करने के बाद क्या होना चाहिए। मेरा मानना ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर चुनाव आयोग चाहे और सरकार चाहे तो ये कर सकती है कि जो जिस पार्टी पर चुनाव जीते, अगर आपने वो पार्टी छोड़ी तो आपको चुनाव लड़के दोबारा हाउस में आ सकते हैं। अच्छा, right to ये recall आप वाला भी ये आप आपस में बदल लिए, सुबह शपथ इसको छोड़ा, शाम को उसके बाद शपथ ले ली, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। इस्तीफा देना ही पड़ेगा, चुनाव लड़िए, 3 महीने के बाद, 3 हफ्ते के बाद दोबारा जिनके आ जाइए। मतलब ये इसका मतलब ये कि जैसे विधायकों में टूट होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उसी तरीके से इसमें भी होना चाहिए कि अगर गठबंधन तोड़ के गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नहीं, हमारा बिहार इस मामले में यूनिक है, वहाँ मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, डिप्टी सीएम बदल जाता है बेचारा, 2 नया डिप्टी सीएम आता है, मुख्यमंत्री में रहता है, उसका पार्टनर बदल जाता है, उसका पार्टनर बदल जाता है। इसका मतलब सत्ता प्रेमी, जो सुमित ने कहा, सत्ता के वो मतलब प्रेमी आदमी है, कुर्सी उनको चाहिए, अगल बगल वाले आप चाहो तो बदल। राजनीति सत्ता के लिए होती है, और मुझे तो दिक्कत भी नहीं है। हर आदमी राहुल गांधी पदयात्रा क्यों निकाल रहे हैं? सत्ता के लिए निकाल रहे हैं। ममता बनर्जी क्यों कुर्सी पे एग्रेसिव है नरेंद्र मोदी को लेकर? उनको सत्ता बने रहना है, पर सत्ता पे बने रहने के लिए आप इस तरह की राजनीति करें, ये इसको लेकर ना नीतीश कुमार की लेकर क्रेडिबिलिटी पे कुछ तो सवाल खड़े होते हैं। नीतीश कुमार ने एक बार प्रयोग हिम्मत दिखाई थी, जो आप सुनना चाह रहे थे, वो उन्होंने जीतन राम मांझी को बना करके हिम्मत दिखाई उन्होंने, लेकिन वो एक्सपीरियंस उनका अच्छा नहीं रहा। वो उन्होंने कहा, माना भी, विधानसभा में बोला कि वो मेरी गलती थी, क्योंकि आप किसी को सीएम बनाओगे उसका कद बढ़ेगा, फिर वो कहीं ना कहीं वो भी दावेदार होता है। जैसे रातों रात चन्नी आप देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बनने के बाद, उसके पहले आप चन्नी को नहीं जानते होंगे सीएम बनने से पहले, लेकिन नहीं जानते हैं आप। आज भी नहीं, लेकिन कैंपेन तो उन्हीं के चेहरे पे लड़ा गया। जो कांग्रेस ने 2022 का चुनाव लड़ा, सीएम बनने के पहले कोई नहीं जानता, लेकिन सीएम बनने के बाद उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ी पार्टी। तो कहीं ना कहीं वो उनको एक डर रहा होगा कि, तो ये बिहार के इस जो घटनाक्रम हुआ है, उससे बड़ी सीख ये है कि अपने वोट को वैल्यू कीजिए, हालांकि वो आपके हाथ में है नहीं,
आप वोट देके तो आ जाते हैं वो नहीं, किधर अगर चला- मैं वोटर हूँ बिहार का बाबा और मेरे वोट के साथ ऐसा हो कि मैंने आपको वोट दिया कि आप और ये मिलकर सरकार बनाएंगे और कल आप और पूर्णेंदु मिलकर बना लें और ये मेरा वोट बेकार हो जाए, तो मैं तो इनकरेज थोड़ी है, मैं डिस्करेज होऊंगा, मैं अगली बार वोट डालने क्यों जाऊंगा। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। मैं चुनाव आयोग से अपील कर रहा हूँ कि भैया मेरे वोट का तो बेकार हो गया, मैं क्यों वोट डालने जाऊँ। तो ये बिहार के वोटरों के लिए सबसे बड़ी टिप्पणी है। आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन हम लगातार इस तरह के शो आपके लिए लाते रहेंगे। किसमें? इलेक्शन कैफे में। इलेक्शन कैफे में बने रहिए हमारे साथ।